हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कॉन्ट्रैक्ट पर आज चर्चा करने वाला हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट की कैपेसिटी क्या होती है, संविदा करने की क्षमता क्या होती है। ये चैप्टर सेकंड है, खासकर उस विषय से महत्वपूर्ण है जो बच्चे मैथ्स का एग्ज़ाम जो है लिखेंगे उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे जानने की ज़रूरत है। इस सेक्शन को, इस सेक्शन इतना महत्वपूर्ण सेक्शन है कि इसी बेस पर आधारित है। अब मैं एवरीवन ज़्यादा समय न लेते हुए मैं टॉपिक पे चर्चा करता हूँ। संविदा करने की क्षमता। अब इसको मैं जो है धारा 10 के जो मैं बेरेट को रीड करता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ क्या चीज़ है। अब बेरेट में देखते हैं चैप्टर सेकंड, ठीक। ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वाइड एग्रीमेंट। What agreement or contract? All agreement or contract if they are made by the free consent of the parties competent to contract. Then free consent of parties competent to contract for a lawful consideration with a lawful object. क्या कह रहा है? Full lawful consideration and with a lawful object are not hereby expressly declared to by void. क्या कहा? hereby expressly declared to be void. Nothing herein contained shall affect any laws in force in India and not hereby expressly repealed by which any contract is required to be made in writing, requiring to be made in writing or in the presence of witness or any law relating to the registration of document. मैं इसका हिंदी आपको समझाना चाहता हूँ। हिंदी में कहता है धारा 10 के अनुसार यानी सेक्शन 10 के अनुसार सब करार संविदाएं हैं, यानी एवरी कॉन्ट्रैक्ट यानी एवरी एग्रीमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट। यदि संविदा करने के लिए कॉम्पिटेंट पार्टी यानी सक्षम पक्षकार और स्वतंत्र सहमति से किसी विधिपूर्ण लॉफुल कंसिडरेशन यानी विधिपूर्ण प्रतिफल या किसी विधिपूर्ण उद्देश्य लॉफुल ऑब्जेक्ट से किए गए अतत द्वारा हेरबाई एडेक्टेड अभिव्यक्ति स्पेशली शून्य घोषित नहीं किए गए हों, का वाइड डिक्लेयर नहीं किए गए हों। यहाँ पे ये बात आपको धारा 10 का आता है, जब तक स्पेशली वाइड नहीं घोषित किया गया। अब संविदा करने के लिए सक्षम कौन है? अब हम धारा 10 को रीड करेंगे। धारा 10 को रीड करके देखते हैं क्या कहता है। सेक्शन 11 कह रहा है हु क्या है? हु आर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। एवरी पर्सन इज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ। मेजोरिटी, एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू लॉ टू विच he is subject and who is of sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject. ओके, अब मैं इसको हिंदी में आपको समझाऊंगा। हिंदी में क्या कहता है? धारा 11 के अनुसार क्या है? धारा 11 के अनुसार निम्न संविदा करने के लिए सक्षम नहीं है। और धारा 11 कहता है हर ऐसे व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है जो उसकी विधिक अनुसार जिसके वो अध्याधीन प्राप्त हुए हो और जो स्वास्थ्य हो और जो किसी विधि द्वारा जिसके वो अधीन हो संविदा करने के लिए, अगर निहित नहीं कर दिया गया संविदा करने के लिए सक्षम हो।
अब निरहित क्या है, सक्षम नहीं है, इसकी एक बात हम बताते हैं। धारा 11 में के अनुसार जब संविदा करने के लिए सक्षम नहीं होते हैं, कौन होते हैं? आवेश यानी माइनर, अनसाउंड माइंड, विकृचित, ऐसे व्यक्ति जिन्हें विधि द्वारा या विशेष रूप से संविदा करने के लिए असक्षम घोषित किया गया है। ये 3 कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है? माइनर, अनसाउंड माइंड, जो किसी लॉ द्वारा उसे क्या है? इनकम्पिटेंट डिक्लेयर किया गया है। ठीक, अब मैं आवेश को तोड़ के पढ़ेंगे। आवेश क्या होता है, यानी माइनर क्या होता है? भारत में जब कोई व्यक्ति क्या कहते हैं, भारत में जब कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो वयस्क हो जाता है, यानी वो मेजर हो जाता है। 18 वर्ष की आयु को ग्रहण कर लेता है तो क्या कहता है? मेजर हो जाता है। परंतु यदि उसके लिए तथा उसकी संपत्ति के लिए न्यायालय द्वारा संरक्षक नियुक्त किया गया है, अगर कहीं उसके लिए और उसकी प्रॉपर्टी के लिए न्यायालय गार्जियन अपॉइंट की है, तब वहाँ उस समय वयस्क होगा जब उसकी उम्र 21 वर्ष पार कर लेता। अगर वो कहीं उस प्रॉपर्टी पर जो है गार्जियंस अपॉइंट है, कोर्ट ने अपॉइंट की है, तब उसकी मेजॉरिटी के जो एज है वो 21 ईयर्स माना गया है, ये बताता है। अब ये कहता है कि आवेश के करार की प्रकृति की बात करता है कि आवेश क्या, माइनर क्या करार कर सकता है। अब इस पर हम चर्चा करेंगे। भारत में ऐसा कोई संवैधानिक उपबंध नहीं है जो इस बात को स्पष्ट उल्लेख करता हो कि आवेश द्वारा किया गया करार सुन और सुनकरी है, यानी स्पष्ट विधि नहीं है कि मेजर द्वारा किया गया करार सुन और सुनकरी है। जब हम देखते हैं एक क्या नाम है, आवेश के करार की प्रकृति, बात में से कोई भी, इसमें एक केस आया था इस संबंध में, मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष का वाद महत्वपूर्ण है। वाद फिर भी काउंसिल ने निर्णय दिया कि आवेश से संविदा करने के लिए सक्षम नहीं, इसके लिए आवेश के साथ किया गया करार वो क्या है? शून्य है। इस वाद में तथ्य इस प्रकार है कि वादी जो आवेश था अपनी संपत्ति प्रतिवादी के पास बंधक में 12% ब्याज से ऋण के लिए प्रतिवादी को वादी के तौर पर, उधार के तौर पर कुछ दे दिया। यानी इसमें क्या था, जो व्यक्ति दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि वादी क्या था? वादी था माइनर था, और प्रतिवादी को वादी था और अपनी प्रॉपर्टी, यानी प्रतिवादी के पास क्या बंधक दिया 12% ब्याज पे प्रॉपर्टी को, और कर्ज ले लिया और उसका एग्रीमेंट कर लिया। दोनों चीज सामने आ गई। प्रतिवादी ने वादी को कुछ रकम तुरंत दे दिया, भाई दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, प्रतिवादी ने कुछ रकम तत्काल दे दिया। कर संबंध समस्त आवश्यक कार्यवाही प्रतिवादी के अभिकर्ता द्वारा किया गया। जो प्रतिवादी साहूकार था, साहूकार के एजेंट द्वारा सारी कार्रवाई की गई, और कार्रवाई के दौरान ये सूचना दी गई कि वादी जो है आवेश का था। कार्रवाई के दौरान ये सूचना दी गई वादी क्या है? आवेश है। वो भी सूचना मिल गया भैया ये जो लड़का है वो माइनर लड़का था, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट आपने की है। तत्पश्चात वादी ने संविदा को शून्य ठहराने के लिए न्यायालय गया। अब ये लड़का कितना होशियार, एक तो पैसे भी ले लिया और दूसरी बात कोर्ट में चला गया। कोर्ट में कहता है साहब मैं तो अभी माइनर हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम नहीं हूँ, और इस चीज़ को फिर भी काउंसिल ने हेल्ड केस में उसने क्या तर्क दिया कि आवेश होने का बंधक शून्य, जो आवेश का जो माइनर हो इसलिए मॉर्गेजी वो क्या वाइड है। कोर्ट ने जजमेंट दिया कि जो माइनर से किया गया एग्रीमेंट एबन्यूसियो वाइड है, और मॉर्गेज जो मॉर्गेजी की गई थी
उसका जो कर्ज है वो रकम दे दे और उसे वादी देने के लिए क्या है, प्रोहिबिटेड नहीं है, वादी दे दे। अब कहा, कोर्ट ने कहा कि जो लड़का है, जो माइनर से आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है पैसा पाने के लिए, आप जो है उस पर जो है लीगल फोर्स नहीं कर सकते हैं, वो पैसा देने के लिए बाध्य नहीं है। ये प्रिवी काउंसिल ने जजमेंट दिया है मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास के केस में। अब हम देखते हैं इसमें प्रिवी काउंसिल ने क्या कहा। प्रतिवादी ने तर्क दिया कि वादी ने मिथ्या वर्णन द्वारा अपने को बेस्ट बताया। डिफेंडेंट ने जो है ये लॉजिक दिया कि सर मुझे जो है उन्होंने जो मुझे मेजर बताया, इसलिए जो है स्टॉपिल सिद्धांत लागू करते हुए इससे यही रोक देना चाहिए। यानी उन्होंने हमको झूठ बोला था और झूठ बोलने के बाद मुझे मेजर बताया, इसलिए क्या लगा, स्टॉपिल का सिद्धांत, और स्टॉपिल सिद्धांत पे इन्हीं पे रोक देना चाहिए। और बंधक सृजन के समय वो आवेग ही था, जब बंधक जो है मॉर्गेज का जो है मॉर्गेज क्रिएट हुआ तो वो क्या था, वो माइनर था। न्यायालय ने इसे क्या है, इस तर्क को अस्वीकार करते हुए कहा बंधक सृजन के समय प्रतिवादी अभिकर्ता को सूचना दी जा चुकी थी। यानी डिफेंडेंट ने आपको सूचना, आपके एजेंट ने आपको सूचना दी थी कि भैया वो क्या है, माइनर है। तो वादी के आवेश तो इस प्रकार प्रतिवादी के मिथ्या कथन से भड़काया नहीं कि इसलिए उससे प्रतिबंध का सिद्धांत लागू नहीं होगा। पहली कंडीशन में ये है। बी कहता है प्रतिवादी की ओर से धारा 64 के आधार पर यह तर्क दिया गया, अगर बंधक निरस्त किया जाता है तो वादी को ये आदेश दे कि ऋण की वास्तविक रकम वापस कर दे। न्यायालय ने इसे अस्वीकार करते हुए कहा धारा 64 ऐसी संविदा संबंध में लागू नहीं होती है जो सुनकरी है, क्योंकि आवेश के साथ की गई संविदा एबिनिशियो सुन है, इसलिए धारा 64 लागू नहीं हो सकता है। सी कहता है प्रतिवादी धारा 65 के आधार पर तर्क दिया कि वादी की आज्ञा दी जाए कि ऋण की रकम जो वास्तव में प्राप्त किया है ऋणदाता वापस कर दे। न्यायालय ने कहा धारा 65 उन्हीं संविदाओं के लिए है जो संविदा करने के लिए सक्षम व्यक्तियों की मद हुई हो। धारा 65 में कहा न्यायालय ने संविदा करने के लिए जो कॉम्पिटेंट पार्टी जो और उनके मद जो है कॉन्ट्रैक्ट हुई हो, परंतु बाद में किसी कारण शून्य हो गया या सुन पाया गया तो ये धारा उस स्थिति में लागू नहीं हो सकती है। ये भी खारिज कर दिया तर्क, जो संविदा हुई नहीं। तीनों तर्क इनका क्या है, खारिज कर दिया। अब देखते एक जनाब का केस आता है मीर सरोवर जान बनाम फखरुद्दीन ने। बाद में प्रिवी काउंसिल ने हेल्ड किया कि आवेश का संरक्षक आवेश को अचल संपत्ति क्रय करने की संविदा करने के बाध्य नहीं कर सकता है। क्या है, जो माइनर है, माइनर के जो गार्जियंस हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है सेल करने के लिए क्या है, सेल करने के लिए नहीं, क्रय करने के लिए संविदा बाध्य नहीं कर सकता है। अर्थात माइनर का संरक्षक आवेश की ओर से अचल संपत्ति क्रय करने की संविदा करने के लिए सक्षम नहीं है, और ऐसी संविदा करता तो संविदा आवेश पर बंधनकारी नहीं होता और पक्षकार के आवेश के विरुद्ध उपचार प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आवेश भी इस संविदा का विशेष पालन नहीं करवाया जा सकता है। ठीक, ये केस आया। आवेश के करार का परिणाम, आवेश पर विबंधन नहीं लागू होता है। विबंध का सिद्धांत आवेश की दशा में लागू नहीं होता है। यदि कोई आवेश आयु के बारे में झूठा कथन देकर संविदा करता है, तत्पश्चात वो कहता है कि संविदा के समय वास्तव में आवेश था, तो विबंध का सिद्धांत का आधार उसे ये कहने को रोक नहीं सकता है और संविदा के समय आवेश था ये दलील पेश कर सकता है और संविदा के समय वास्तव में आवेश था, इसलिए संविदा का आवेश ठहराया जा सकता है। बी कहता है अपकृत विधि का कोई दायित्व नहीं था। यानी आवेश के अपकृत उसी प्रकार होगा जैसे यदि अपकृत संविदा से उत्पन्न हुई हो, तो ऐसे स्थिति में संविदा भंग
को अपकृत मानकर आवेश के दायी नहीं ठहराया जा सकता है। यदि कोई आवश्यक आयु का संबंध झूठा कथन देकर ले लेता है तो उसे संविदा भंग या अपकृत करने का दायी नहीं ठहराया जा सकता है। अब एक आता है सी, प्रतिस्थापन, रिस्टोरेशन। यदि कोई आवेश अपनी आयु के बारे में झूठ बोलकर कुछ माल संपत्ति प्राप्त करता है, तब जब तक ऐसी वस्तु उसके कब्जे में है उसे वापस ली जा सकती है। इसे प्रतिस्थापन का सिद्धांत कहते हैं। इससे आप एक मुकदमा शूट कर सकते हैं, सिविल सूट कर सकते हैं। अब एक केस आया था लेस्ली बनाम सील के मामले में। आवेश ने अपनी आयु के बारे में झूठ बोलकर महाजन से 400 पाउंड उधार ले लिया। कितना भैया ले लिया? 400 पाउंड दोनों उधार ले लिया झूठ बोलकर। महाजन ने इस धन को ब्याज सहित प्राप्त करने के लिए वाद लाया, किंतु महाजन जो है असफल रहे। महाजन ने संविदा कल्प के आधार पर रुपया पाने का दावा किया। इस तर्क को उत्तर न्यायालय ने देते हुए कहा कि अवश्य किसी अपकृत के लिए दायी नहीं ठहराया जाएगा, जो कि किसी संविदा के कारण उत्पन्न हुई, क्योंकि एक प्रकार का सुसंविदा को परिवर्तित कराने का ढंग है। महाजन ने प्रतिस्थापन का सहारा लिया और अवेश को धन लौटाने के लिए मजबूर किया जाए। न्यायालय ने उत्तर दिया कि अगर अवेश ने धन खर्च कर दिया तो उसके कब्जे में कुछ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय उसके विरुद्ध व्यक्तिगत डिग्री पारित नहीं की जा सकती है। अगर वो धन को भैया खर्च खत्म कर दीजिए, खा पी लिया है, खर्च कर दिया है, तो कोर्ट से कहो नहीं साहब वो धन मुझे वापस दिलाया जाए, तो कोर्ट नहीं वापस दिला पाएगी। ठीक, ये बताया गया है लेस्ली में। अथवा जब आवेश स्वयं न्यायालय आय और संविदा छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करे तो न्यायालय ये कह सकता है कि यह सहायता तब मिलेगी जब धन वापस कर दे या उचित पद कर दे, क्योंकि विधि का सिद्धांत जो न्याय मांगता है उससे भी न्याय करना होगा। भारतीय स्थिति में कपटपूर्ण आवेश के विरुद्ध उपचार के संबंध में भारतीय विधि का उल्लेख मोहरी बीबी बनाम धर्मदास घोष में मिलता है। एक के सहायता खान गुल बनाम लाखन सिंह के मामले में आवेश ने 1700-500 रुपये लेकर कुछ जमीन बेचने का करार किया। उस समय वो अपनी आयु के बारे में झूठ बोला और बाद में असली आयु बताकर जमीन लेना चाहा। ना ही पैसा वापस करना चाहता था, ना ही वो वापस पैसा करना चाहता था। यहाँ विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 41 लागू होती है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 41 लागू होती है, क्योंकि आवेश ने तो ये नहीं कहा था कि वो संविदा रद्द कर दी जाए, और अंग्रेजी निर्णय में ये निर्णय दिया कि चूंकि कि प्रतिस्थापन के धन के संबंध में लागू नहीं होती है, परंतु लाहौर उच्च न्यायालय ने ये उचित नहीं समझा और यह कथन का कि इस प्रकार आवेश को पैसा रखने दे दिया जाए और निर्णय दिया जाए कि प्रतिस्थापन का सिद्धांत धन संबंध में लागू नहीं होता है। ये भी एक बात आ गई। अब इंडियन लॉ में क्या है प्रेजेंट टाइम में, इस विषय में भारतीय विधि जो है स्थिति सुनिश्चित हो गई है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के सेक्शन 33 के प्रोविजंस में लॉ स्पष्ट कर देता है, जब सुनकरी संविदा का कोई पक्षकार न्यायालय से प्रार्थना करता है संविदा को रद्द कर दिया जाए, तो न्यायालय उसकी प्रार्थना को उस संविदा रद्द कर सकता है और उक्त धारा 33 के अंतर्गत आदेश दे सकता है कि दूसरे पक्षकार जो लाभ उसने प्राप्त किए हैं उसे उस पक्षकार को वापस कर दे तथा न्यायोचित पदकर भी दे दे। इस प्रकार अवैध समय संविदा करने के रद्द करना चाहता तो वह लाता और न्यायालय से आदेश दे सकता है कि उक्त सुन संविदा के अंतर्गत जो लाभ प्राप्त किया है उस पक्षकार को वापस दे दे जिसने प्राप्त किया, अथवा न्यायोचित पदकर दे दे। ठीक, अब हम देखते हैं विकसित धारा 11। धारा 11 के अंतर्गत संविदा करने के लिए वयस्क होने के साथ साथ स्वास्थ्य का होना आवश्यक है। संविदा अधिनियम की धारा 12 स्वास्थ्य व्यक्ति के बारे में बताती है। अब हम धारा 12 को रीड करेंगे। हम सेक्शन 12 देखते हैं। व्हाट इज ए साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। A person is said to be sound mind for the purpose of making a contract, for the purpose of counting
of making a contract if at that time when he make it he is capable of understanding it and forming a rational judgment as to its effect upon his interest. A person who is usually of unsound mind but occasionally of sound mind may make a contract when is he of sound mind. A person who is usually of sound mind but occasionally of sound mind may not make a contract when he is of sound mind. Illustrations: a patient in a lunatic asylum who is at intervals of sound mind may contract during these intervals. B. Is a man who is delirious from fever or who is so drunk that he cannot understanding the terms of contract or from a rational judgment as to its effect or interest cannot contract or list such delirium of drunkenness last में। अब धारा 12 को रीड करेंगे। ये अध्ययन है स्पष्ट होता है कि विकृत व्यक्त संविदा करने के लिए सक्षम व्यक्त नहीं, और विकृत से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो अपने द्वारा की गई संविदा को समझने और अपने हितों उसके प्रभाव पर युक्त संग से निर्णय करने के योग्य हो। जो व्यक्ति प्रायः विकृत का किंतु कभी कभी स्वास्थ्यचित हो जाता उस समय संविदा कर सकता है जब वो स्वास्थ्यचित हो। अब विधि द्वारा संविदा करने के लिए अक्षम घोषित व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जिन्हें विधि द्वारा विशेष रूप से संविदा करने में अक्षम घोषित किया गया है वो संविदा नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए जो व्यक्ति दिवालिया घोषित हो जाता है वो संविदा करने में असक्षम हो जाता है, परंतु यदि न्यायालय दिवालियापन से उन्मुक्त कर देता तो उसकी अक्षमता समाप्त हो जाती है। तो मैं अभी तक सक्षमता के बारे में पढ़ा दोस्तों। अब मैं नेक्स्ट आपको वीडियो में आऊँगा दोस्तों। आप हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद। थैंक यू।